उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुख्यमंत्री जी, आपका स्वागत है बीपी गंगा में। धन्यवाद भाई साहब, नमस्कार जी। मुख्यमंत्री जी, हमारे इस अधिवेशन में हर सत्र का एक नाम है, सत्र का भी नाम है। जो ये सत्र है, ये संकल्प हमने नाम रखा है, शत संकल्प। 100 दिन आपकी सरकार के पूरे हो रहे हैं। हालांकि 100 दिन किसी सरकार के या बतौर मुख्यमंत्री कोई इतना वक्त नहीं कि उसको आकलन करने के लिए बहुत हो, लेकिन हाँ इतना जरूर है, ये शुरुआत है। इस शुरुआत को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं सबसे पहले तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का धन्यवाद करना चाहता हूं, उनको नमन करना चाहता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड के अंदर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर, उनकी नीतियों पर, उनके कार्यक्रमों पर मोहर लगाई, अपना आशीर्वाद और समर्थन प्रदान किया और पहली बार एक नया इतिहास, एक मिथक तोड़ने का काम उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने किया। इससे पहले के 4 चुनाव जो हुए थे, उन चारों आम चुनावों में, एक चुनाव में एक पार्टी की सरकार, दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार, फिर दूसरे चुनाव में दूसरी पार्टी की सरकार। इस बार भी बहुत सारे जो आकलन करता थे, उन सबको लगता था कि इस बार फिर से सरकार बदलेगी जी। लेकिन उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस बार एक नया इतिहास बनाया, एक मिथक तोड़ने का काम किया और हमने चुनाव से पहले जी जो भी हमने संकल्प लिए हैं, हम उन सभी संकल्पों को धरातल पर उतार रहे हैं। एक एक करके हमने जो आज कल 2 दिन बाद 100 दिन का कालखंड पूरा हो रहा है। 100 दिन हमारे समर्पण के दिन है, 100 दिन हमारे संकल्प के दिन है, 100 दिन हमारे प्रयास के दिन है जी। इस बार जो आप सरकार में आया, प्राथमिकता क्या है? इस बार की प्राथमिकताओं की अगर बात करें, नहीं, देखिए, सबसे पहले तो चूँकि हमने जो संकल्प लिए हैं, उन सभी संकल्पों को पूरा करेंगे और जो हमारा रजत जयंती वर्ष है 2025 में 9 नवंबर को 25 साल पूरे उत्तराखंड की स्थापना के होंगे और हमने सभी विभागों को कहा है कि 2025 9 नवंबर तक के लिए अपनी कार्य योजना बनाएं और उस कार्य योजना के आधार पर 2 से लेकर 5, 5 से लेकर 10 तक जितने भी उनके विभागों में प्रमुख योजनाएं हो सकती हैं, ऐसी योजनाएं जिसको हम आगे कहें कि हमने इनको बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में लिया है और हम उसको 0 से शुरू कर रहे हैं। हर जगह एक 0 से शुरू करके हम चाहते हैं कि 3 साल के अंदर वो सारी योजनाएं धरातल पर उतरें। उसके लिए हमारी सरकार कार्य योजना बना रही है, एक रोड मैप बना रही है, उसी के आधार पर हम आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री जी, इस बार ये कहा जा रहा है, जब आपने शपथ ली उसके बाद आपके जो साथी, अब चाहे वो अधिकारी हो, चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे नेता हो, कि इस बार धामी जी कुछ बदले नजर आ रहे हैं। ये बदलाव कैसा है, बताइए। नहीं, बदलाव नहीं है। देखिए, बदलाव कुछ नहीं है। मैं तो आपको पहले भी, रोहित भाई, आप मेरे से ऐसे ही पूछते थे और ऐसे ही मैं आपको जवाब देता था। कुछ अंतर मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन यह है कि ये ज़रूर हमने कोशिश की है कि आउटपुट आना चाहिए, डिलीवरी अच्छी आनी चाहिए, सरकार पारदर्शी तरीके से चलनी चाहिए और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का एक कार्य व्यवहार और कार्य संस्कृति जो उन्होंने पूरे देश को दिया है, वो हर जगह लागू होना चाहिए और उसको हमने उत्तराखंड में भी हम उसको लागू करने का, उस प्रकार से चलने का एक प्रयास हम कर रहे हैं। जी। उत्तराखंड की अगर बात करें, अभी हम एक बड़ा मसला है, अगर उत्तराखंड की बात करें, मैं अभी कुछ देर पहले हरीश रावत साहब से उनसे भी चर्चा हो रही थी, पलायन को रोकने के लिए इस बार कोई ठोस रणनीति? देखिए, पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और उसको लेकर हमारे यहाँ पर पलायन आयोग ने भी काम कर रहा है और भी सरकार भी अपने स्तर से काम कर रही है, लेकिन पलायन को व्यवहारिक रूप से समझना होगा। पलायन तभी रुकेगा जब हमारे सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले, ऐसे आज जो नौजवान पीढ़ी है, जो हमारे युवा हैं, खासकर जो रोज़गार चाहते हैं, अपने घरों से दूर जाकर जो तमाम जगह पर अपने रोज़गार के लिए, स्वरोजगार के लिए काम कर रहे हैं, उनको जब तक उनके घरों के आसपास कोई काम नहीं मिलेगा, बिल्कुल, तो उस क्षेत्र में हम लोग जो संभव हो सकता है, जैसे हमने कुछ योजनाएं सरकार की तरफ से रोज़गार को लेकर हम ला रहे हैं और कुछ योजना लोगों के साथ मिलकर हम वहाँ पर करेंगे और उसके कारण से, चाहे जैसे हमारा फल का क्षेत्र है, बागवानी का क्षेत्र है, हमारा
ये होम स्टे जैसी योजनाएं हैं जो दूरस्थ क्षेत्रों में और सीमांत क्षेत्रों में हो सकती है, और कुछ उद्योग जो बड़े उद्योग, छोटे उद्योग मिलकर जब उनके घरों के पास फलों के क्षेत्र में हो या बागवानी के क्षेत्र में हो या वहाँ पर जिस भी चीज़ की उपलब्धता ज़्यादा हो, उस उपलब्धता के आधार पर जब हम वहाँ पर कुछ चीज़ों को बढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ कि जब काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, कुछ आमदनी होगी तो पलायन पर रोक लगेगी। ठीक है, एक तरफ आपने बड़ी व्यवहारिक आपने बातें कही, लेकिन कॉमन सिविल कोड क्या इतनी ज़रूरत है? मतलब इतना बड़ा आपने घोषणा की चुनावों में और कांग्रेस को परेशान कर दिया। देखिए, जहाँ तक कॉमन सिविल कोड है, कुछ लोगों ने उस पर केवल राजनीति की है और चुनाव से पहले 12 फरवरी 2022 को हमने ये संकल्प लिया था कि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता हमें अपना आशीर्वाद देती है, अपना मत देगी, अपना समर्थन देगी और हमारी सरकार बनेगी। तो हमारी सरकार के बनते ही हम पहली जो हमारी कैबिनेट की बैठक होगी जी, उस कैबिनेट में हम ये निर्णय करेंगे कि एक हम कमेटी बनाएंगे, वो कमेटी सबसे बात करेगी और बात करने के बाद वो ड्राफ्ट बनाएगी जी। और इसके पीछे हमने तर्क दिया था कि उत्तराखंड देवभूमि है जी। उत्तराखंड में प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना के अंदर है, किसी का बेटा सेना में है, किसी की बेटी सेना में है, किसी का भांजा है, भतीजा है, चाचा हैं, ताऊ हैं, यानी परिवार का कोई न कोई सदस्य सेना में या अर्धसैनिक बलों में है। बिल्कुल। और दो अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से हमारा राज्य लगा हुआ है। देवभूमि उत्तराखंड को कहते हैं, जहाँ पर वनों से आच्छादित है, नदियों से आच्छादित है, हमारे यहाँ पर पर्वतों से आच्छादित है, गंगा का उद्गम स्थान यहाँ पर है, चारों धाम यहाँ पर हैं। तो हमारे यहाँ पर धर्म, संस्कृति और अध्यात्म का केंद्र है। तो उत्तराखंड के अंदर सबके लिए एक समान कानून होना चाहिए। ये हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने अपना निवेदन रखा था और अब तो उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर मोहर लगाई है, इसलिए उसको हमको करना ही करना है। और उसके लिए हमने 5 सदस्यीय कमेटी रंजना प्रकाश देसाई के नेतृत्व में बना दी, उनकी अध्यक्षता में बना दी है और एक कमेटी काम कर रही है जो सभी हितधारकों से बात करेगी। सभी हितधारकों से बात करने के बाद वो कमेटी ड्राफ्ट बनाएगी और सरकार उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी। जी, अग्निपथ का जिक्र मैं यहाँ जरूर करना चाहूंगा, जिसको लेकर अभी कांग्रेस खासी हमलावर है, प्रदर्शन कर रही है। इसको लेकर क्या कहना आपका? क्योंकि उत्तराखंड सबसे ज्यादा प्रभावित प्रदेश है, क्योंकि यहाँ से आपने भी जिक्र किया, हर घर से कोई फौज में है। देखिए, उत्तराखंड के अंदर एक तो मैं सबसे पहले बताऊं कि सभी राष्ट्रवादी लोग रहते हैं और देश के साथ चलने वाले हैं। सबको लगता है कि मोदी जी ने जो भी निर्णय लिया है वो राष्ट्र हित में लिया है, नौजवानों के हित में लिया है। 10 लाख लोगों को नौकरियां अगले 1.5 साल के अंदर मिलने वाली, रोजगार मिलने वाला है। और जहां तक उस पार्टी की बात जिसकी आप कर रहे हैं, उस पार्टी का काम केवल और केवल विरोध के लिए विरोध करना है, केवल विरोध के लिए विरोध करना है। अगर कोई भी नीति मोदी जी लेकर आते हैं देश हित में तो वो विरोध करते हैं, क्योंकि वो विपक्ष में है जी। और धीरे धीरे उनकी स्थिति क्या हो रही है वो पूरा देश देख रहा है, पूरी दुनिया देख रही है। अभी हरीश रावत जी आए थे तो वो कह रहे थे कि सरकार को मुझे चेताना है और सरकार अच्छे से अभी काम नहीं कर रही है। तो अभी मैं 25 दंड बैठक करता था, अब 35 उसकी संख्या बढ़ा दी है, तो क्या कहेंगे? नहीं, हरीश रावत जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो जो भी कहते हैं हम लोगों को, मैं समझता हूँ कि इतनी उनका लंबा अनुभव है और उनके अनुभव का हम लोग बीच बीच में लाभ लेते रहते हैं, उनसे भी पूछते भी रहते हैं। और अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो हम लोग और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा कर रहे हैं और अच्छा करेंगे। जी, मुख्यमंत्री जी, जैसे अभी यूक्रेन संकट आया तो बहुत सारे MBBS के छात्र थे हमारे यहाँ से भी, हमारे प्रदेश के भी। तो अभी अब उनकी पढ़ाई को लेकर एक अजीब सी स्थिति है, निर्णय की स्थिति है, तो इसको लेकर सरकार कुछ सोच रही है? नहीं, पूरे देश में जो 15,000 से ज़्यादा छात्र हैं उन सभी छात्रों के बारे में निश्चित रूप से विचार होगा और उत्तराखंड की सरकार भी उस दिशा में ज़रूर हम सोचेंगे कि उन छात्रों के लिए हम क्या अच्छा कर सकते हैं, कैसे उनकी पढ़ाई का जो पिछला कालखंड है, आगे का जो रुका हुआ है वो कैसे पूरा हो। इस दिशा में कोई हम लोग बातचीत करके कोई रास्ता निकालेंगे। जी, पिछला कार्यकाल और अब इस बार का कार्यकाल, पिछला कार्यकाल मतलब कोई बड़ा लंबा कार्यकाल आपका नहीं रहा,
बड़ा छोटा सा कार्यकाल रहा, लेकिन इतना ज़रूर है कि मैंने जो जिक्र किया पहले भी कि लोग कह रहे हैं कि कुछ बदलाव ज़रूर आया आप में। तो लगता है कि उस कार्यकाल ने जो सिखा दिया, जो सीख मिली, तो वो उसको आप अमल में ला रहे हैं। देखिए, मैं सच बताऊं तो मैं सबसे पहले तो उस कार्यकाल में मुझे एक ऐसे समय में दायित्व दिया गया जब चुनाव सर पर था जी, और आप सब लोगों ने देखा कि वो चुनाव भी बड़ा कठिन था। बिल्कुल बिल्कुल। और दायित्व था यहाँ का भी और पार्टी का भी, जी, दोनों काम एक साथ करने थे। तो मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का, उनके आशीर्वाद से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी का, गृह मंत्री जी का, कि सभी का आशीर्वाद था। और उन्होंने मेरे जैसे सामान्य मैं कहूँ कि सामान्य युवक को उन्होंने मुख्य सेवक की जैसी बड़ी जिम्मेदारी दी। और मुझे खुशी है कि उन्होंने, मेरे नेतृत्व ने मेरे पर भरोसा किया और उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने यहाँ पर अपना आशीर्वाद देकर पुनः काम करने का अवसर प्रदान किया जी। और जो मंत्रिमंडल है, देखिए उसका संतुलन, मैंने पिछली बार भी आपसे सवाल किया था कि वो एक बड़ी चुनौती रहती है। तो कई चुनौतियां तो खुद ही निपट गई इस बार, जैसे हरक सिंह रावत वो पार्टी छोड़ के चले गए, और वो नहीं तो उनको आपको डिनर कराना पड़ता, मनाना पड़ता, समझाना पड़ता। तो ऐसी कई चुनौतियां खुद चले गई। मतलब नहीं, जो लोग पार्टी में हैं और जिनको जो मंत्रिपरिषद में अपना योगदान दे रहे हैं, सभी बहुत काबिल हैं, बहुत योग्य हैं, अनुभवी हैं, और हमारी सरकार अच्छा काम करेगी। आप देखते जाइए, अभी 100 दिन में बहुत सारे काम किए हैं। आने वाले सालों में सरकार एक नया कीर्तिमान बनाएगी। उत्तराखंड को हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारे सभी लोग काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी, गैरसैंण को लेकर, देखिए गैरसैंण को लेकर उस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति अभी तक नहीं देखी गई। मैं इन सब बातों पे नहीं जा रहा हूँ कि बजट का क्या है, क्या प्रावधान है, ठीक है, वहाँ पे विधानसभा भवन बना है, लेकिन और अभी बड़ा लंबा वक्त है आपके पास। तो क्या गैरसैंण को लेकर कुछ गंभीरता से विचार होगा, कोई बड़ा कदम उठाया जाएगा? देखिए, गैरसैंण हमारी सबकी एक भावनाओं का केंद्र है जी, और हमारा हृदय स्थल पर है पूरे उत्तराखंड के। हमारी ही सरकार ने उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया है, और उसके अवस्थापना मद में इस बार के बजट में भी हमने 22 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अन्य जो हमारे बिना प्लानिंग के आने वाले बजट को छोड़कर प्लानिंग के तहत हम लोगों ने उसकी अवस्थापना के लिए व्यवस्था की है। अनेकों विभागों से उसके लिए कार्य योजना बनाने का हमने पहले से कहा है कि कार्य योजना बनाएं। गैरसैंण आगे बढ़ेगा। गैरसैंण चूँकि हमारा सबकी संभावनाओं का, भावनाओं का केंद्र है, उसके विकास में कभी कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। और अभी ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में है, तो उसको ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में हम आगे विकसित करेंगे। तभी त्रिवेंद्र जी ने भी कहा कि गैरसैंण को लेकर, उन्होंने बजट को लेकर भी कहा था बजट में ज़्यादा प्रावधान होना चाहिए। नहीं कर रहे हैं हम लोग, कोई किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोगों का, और त्रिवेंद्र जी ने जो काम उसमें किए हैं उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। जी, तो वो उन्होंने इस बारे में चर्चा की आपसे कि कैसे बेहतर किया जाए? नहीं, चर्चा होती रहती है हम लोगों की, चर्चा होती है। हाँ हाँ, ठीक है। लेकिन पिछली बार देखिए कांग्रेस बार बार एक मुद्दा बनाती रही कि 2 मुख्यमंत्री बदल दिए, और अब इस बार आपको नहीं लगता कि जो जिम्मेदारी है वो इतनी ज्यादा है, और अब सब कुछ, यानी जो यश अपयश है वो सब पुष्कर सिंह धामी के सर माथे पर है? तो इस बार की इस चुनौती से निपटने के लिए जो आपकी टीम है, चाहे वो अधिकारियों की टीम हो और मंत्रियों की टीम हो, आप मानते हैं कि आपकी पूरी टीम सक्षम है और उस तरह से काम कर रही है? पूरी टीम और हम लोग सब बिल्कुल, मैंने कहा कि 0 से शुरू होकर आगे बढ़ रहे हैं, और पूरी टीम अच्छा काम करेगी। पूरे हमारे अधिकारीगण काम करेंगे, कर्मचारीगण काम करेंगे, क्योंकि हम लोग ये मेरी निजी यात्रा नहीं है, ये पुष्कर सिंह धामी की निजी यात्रा नहीं है, ये पूरे उत्तराखंड के 1 करोड़ 25 लोगों की जन भावनाएं हैं। उसको लेकर हम लोग गंतव्य तक पहुंचेंगे सब लोग, और जो हमने अपने संकल्प लिए हैं उन संकल्पों को पूरा करेंगे। जी, उत्तराखंड की जो ब्यूरोक्रेसी है उसको लेकर धामी साहब कहा जाता है कि देखिए हर ब्यूरोक्रेसी का अपना एक नेचर है, काम करने का तौर तरीका, और यहाँ की जो ब्यूरोक्रेसी का तौर तरीका है वो भी सबके सामने है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बहुत सारी ब्यूरोक्रेसी, बहुत सारे अफसर हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, और जाहिर सी बात है उनके अच्छे काम की वजह से प्रदेश को फायदा भी हुआ, लेकिन बड़े आरोप लगते रहे कि अफसरशाही मिसगाइड करती रही राजनीतिक लोगों को। देखिए, मैंने कहा शुरू में जो मैं बात कह रहा हूँ वो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ। नहीं, आप भी कभी मिसगाइड हुए क्या? कभी? मैं बड़ा सीधा सवाल जानना चाहता हूँ आपसे। देखिए, अब तो मैं पहले दौर की बात कर रहा हूँ, अब तो आपको सब पता चल गया। हमेशा मैं
कोशिश करता हूँ कि सब लोगों से बात करके कोई भी बातचीत है उस पर निर्णय लिया जाए। और एक तरह से मैं जिस पार्टी में काम करता हूँ, हमारी पार्टी में शुरू से ये रहा है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसके आधार पर चाहे शासन का काम हो, सरकार का काम हो, हमारी पार्टी का काम हो, संगठन का काम हो, उसी के आधार पर हमने निर्णय लेने की जो हमारी एक प्रथा है उसको सरकार में भी आगे बढ़ा रहे हैं। और जब मैं अच्छा काम करूँगा तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि नीचे हमारे साथ काम करने वाले अन्य अधिकारीगण हो, कर्मचारीगण हो, वो कहीं इससे इधर से उधर होंगे। और सभी का ध्येय एक ही होगा और अच्छी सरकार चलेगी, अच्छा हमारा प्रदेश चलेगा, तो निश्चित रूप से उसमें सबका योगदान होगा। उसमें कहीं ऐसा नहीं है कि कोई अधिकारी इधर से उधर जा रहा है। और जब मेन सीट पर बैठा हुआ आदमी सही काम कर रहा हो तो सभी अच्छा काम करते हैं। जी धामी जी, अभी यात्रा चल रही है, चार धाम यात्रा और कांवड़ यात्रा का भी आपने जिक्र किया कि इस बार क्योंकि कोरोना के बाद ये कांवड़ यात्रा ये भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि एक तरफ चार धाम यात्रा चल रही है और कांवड़ यात्रा की शुरुआत, और कोरोना के बाद की जो अब स्थिति है, क्या प्रदेश उस स्थिति से, आर्थिक स्थिति से उबर कर आ रहा है बाहर? चार धाम यात्रा में जब शुरू हुई थी इस बार, तो हमारे सामने बहुत चुनौती थी। चार धाम यात्रा को व्यवस्थित तरीके से चलाकर लोगों को सुरक्षित लाया जाए, सुरक्षित उनकी यात्रा करवाई जाए। और संख्या भी बहुत ज़्यादा थी क्योंकि 2 वर्षों के बाद यात्रा हो रही थी। 10-15 दिन व्यवस्थित करने में कुछ लोगों को परेशानियों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन धीरे धीरे पूरी यात्रा व्यवस्थित हो गई। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि यात्रा ने अभी तक जो भी यात्रा का कालखंड बीता है, उस यात्रा में 25 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु अभी तक आ चुके हैं, जो एक रिकॉर्ड है। बड़ी बात। अभी यात्रा के 4 महीने शेष बचे हुए हैं जी। और एक नया कीर्तिमान बनाएगी। और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 5 नवंबर 2021 को बाबा केदार के प्रांगण से कहा था कि ये आने वाला जो 21वीं सदी का तीसरा दशक है, ये उत्तराखंड का दशक होगा। जितने श्रद्धालु, जितने पर्यटक उत्तराखंड के अंदर देश की आज़ादी से लेकर अब तक आए होंगे, इससे कहीं ज़्यादा इन 10 सालों में आएंगे। उन्होंने वहाँ घोषणा करी बाबा केदार के प्रांगण में, और उनकी घोषणा सच साबित हो रही है। देखिए आप, इस बार यात्रा के नए कीर्तिमान बनेंगे, नया इतिहास बनेगा जी। और कांवड़ यात्रा भी इस बार 2 वर्षों बाद हो रही है जी। उसको लेकर भी हम पूरी तरह से पहले से तैयारियां कर रहे हैं। शिव भक्त आएंगे, कांवड़िया आएंगे, सबका अच्छा स्वागत हो, सभी लोग सुरक्षित तरीके से यहाँ से गंगा जल लेकर जाएं, अपने अपने आराध्य देवों पर जो है उसको अर्पित करें। उसके लिए हमारी सब तैयारियां शुरू हो गई हैं। जल्दी मैं उसके लिए भी बैठक करने वाला हूँ। जी। चंपावत के चुनाव की अगर मैं बात करूं तो इतिहास रच दिया धामी साहब, मतलब इतने वोट, सामने वाले की जमानत तो छोड़िए, जमानत जब्त से भी बुरी स्थिति अगर हो गई, लेकिन इतनी जन आकांक्षाएं, ये दूसरा पहलू इसका ये भी है। नहीं देखिए, रिकॉर्ड बना दिया आपने देश भर में अपने आप में। मैं चंपावत की देवतुल्य जनता का उनको मैं नमन करता हूँ कि उन्होंने मुझे, मेरी पार्टी को और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कामों पर इतना प्रचंड बहुमत वहाँ पर दिया है। और निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ी चुनौती है, और चुनौती नहीं, एक जिम्मेदारी का बहुत बड़ा, दूर देखें तो कोई छोर उसका दिखाई नहीं देता है। लेकिन उसके अलावा उसका दूसरा पहलू भी है कि उनका इतना समर्थन ये हमेशा ये प्रेरित करेगा कि हम अच्छे काम करें। उनकी जो अपेक्षाएं हैं, उनका जो विश्वास है, वो हमारे ऊपर बना रहे। और उन्होंने जो ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा को सकारात्मक रूप से पूरे उत्तराखंड के विकास में लगाएंगे। जी। तो देखिए, आपकी पार्टी तो 24 घंटे काम करने वाली पार्टी है, और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं एक तरह से देखा जाए तो। मंत्रियों के प्रवास और तमाम चीज़ें, या संगठन की बात करें, संगठन और सरकार का तालमेल हमारे यहाँ पर अच्छा तालमेल है। अभी अभी चुनाव के नतीजे आए हैं, आप देखिए, सब सरकार, संगठन, सब ने काम किया है, सब ने मिलकर काम किया है, एक स्वर में काम किया है। जो सरकार का काम है सरकार ने किया है, जो संगठन का काम है संगठन ने किया है, तभी हम लोगों को अच्छी विजय मिली है।
जी अच्छी सफलता प्राप्त हुई है और हम इसको और अच्छा बढ़ाएंगे, अपने संगठन को नीचे तक ले जाएंगे। हमारी पार्टी में जो व्यवस्था है बूथ अध्यक्षों की, मैं बूथ अध्यक्षों को, हमारे मंडल कार्यकारिणी के लोगों को, हमारे पन्ना प्रमुखों को, जिन्होंने एक एक वोटर तक जाकर लोगों को मतदान केंद्रों तक लाने का काम किया है, मतदान करवाने का काम किया है, उन सभी का हम अभिनंदन मैं आपके इस महाअधिवेशन के एबीवीपी गंगा के इस महाअधिवेशन के इस कार्यक्रम से मैं उनका करना चाहता हूं और उनको आगे के लिए शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आगे भी वो लोग जैसे काम करते रहें। जो हमारी पार्टी का एक सिद्धांत है जी, देश प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम। जी यानी कि अगर सबसे पहले किसी का हित आता है तो देश का हित आता है, दूसरे नंबर पर पार्टी आती है, पार्टी का हित और व्यक्ति का जो हित है, व्यक्ति के जो अपने काम हैं, अपना लक्ष्य जो भी है, वो अंतिम स्थान पर आता है। इस भावना के साथ हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया है, हमारे सभी पदाधिकारियों ने काम किया है, तो मैं उन सभी का धन्यवाद करता हूं। उन सभी के मेहनत परिश्रम से आज हमारी पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी है। जी राहुल जी, एक सवाल है मेरा, आपके मंत्रिमंडल के सहयोगियों से जुड़ा सवाल है कि कई मंत्री आपके चिट्ठियां बहुत लिखते हैं कि अधिकारियों से खटपट, ये अधिकारी बदल दीजिए, ये सचिव बदल दीजिए, तो इसको किस तरह से देखते हैं आप? क्योंकि वो ये कई बार ऐसी खबरें बहुत सुर्खियों में आती हैं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, उनकी जनप्रतिनिधियों से, मंत्रियों से, विधायकों से, हम सभी लोगों से लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं के अनुरूप वो भी अपनी जिम्मेदारी है उनकी, चिट्ठी लिखते हैं, उनका समाधान करेंगे, उनका कुछ चीज़ों का रास्ता निकालेंगे, कहीं पर बातचीत से रास्ता निकालेंगे, कहीं पर कुछ निर्णय लेकर रास्ता निकालेंगे। जी देखिए, रोजगार को लेकर अगर बात करें तो हर बार जो भी सरकारें आती है वो कहती है हम रोजगार के नए अवसर सृजित करेंगे, नए रोजगार के मौके देंगे। तो पुष्कर सिंह धामी की ये सरकार युवाओं के लिए, उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्या कहना चाह रही, क्योंकि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। देखिए, ये तो चुनाव हो गया, मैं चुनाव से पहले भी हमेशा एक बात कहता था कि जो सरकारी नौकरियां हैं हमारी, जिसको हम लोग, आप और हम जब यहाँ बैठते हैं तो केवल इसी पर चर्चा करते हैं कि कितनी सरकारी नौकरियों पर कितनी भर्ती होगी, कितना रोजगार मिलेगा, तो केवल सरकारी नौकरियों के भरोसे हमारी जो बेरोजगारी है वो समाप्त नहीं हो सकती। हमने कहा है कि हमारी सरकार सबकी साझीदार है और इसके लिए हम अभी उद्योग समूह के लोगों के साथ बैठने वाले हैं। जी, हम उनसे भी कहेंगे कि कुछ आप अपने यहाँ पर रोज़गार सृजित करिए, या जो रोज़गार हैं आप हमारे सब नौजवानों को दीजिए। आपके यहाँ जितनी वैकेंसियाँ खाली हैं उन वैकेंसियों पर आप जो है रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया शुरू करिए और हम भी आपका सहयोग करेंगे, क्योंकि हमने उनके भी बहुत सारे प्रस्ताव थे, हमारी सरकार ने उनके सभी प्रस्तावों पर जो है हमने उनके सारे स्वीकृत करे हैं, सारे प्रस्ताव जो उन्होंने हमको दिए हैं। जी, तो हम भी चाहते हैं कि अच्छे अच्छे जो हमारे यहाँ पर उद्योग चल रहे हैं उत्तराखंड राज्य के अंदर है, तो हमारे नौजवानों को, हमारे युवाओं को, उत्तराखंड के लोगों को अपने साथ कुछ पार्टनरशिप में रोज़गार देने का काम करें। इसी प्रकार से मैंने कहा फलों के क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं और बहुत सारे जो हमारे स्वरोजगार के जो उपक्रम हमने शुरू किए हैं, योजनाएं शुरू की हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है, नैनो योजना है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली की योजना है, अभी ऐसी अनेकों योजनाएं शुरू कर रहे हैं। जी, हमारा इस बार हमने बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में लिया है होम स्टे। इन सभी को बढ़ाएंगे और कोशिश करेंगे कि भाई ये केवल हजारों तक रोजगार न रहे, रोजगार के लिए सरकारी नौकरियां, स्वरोजगार, हमारे उद्योग समूह के लोग, हमारे अनेकों जो योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार मिलाकर लाखों लोगों को रोजगार देने की हमारी योजना है और उसको धरातल पर उतारेंगे, जीरो से शुरू करेंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ जी, हमारा संकल्प है, जीरो से शुरू करेंगे और अगले 3 सालों के लिए हम लक्ष्य निर्धारित कर रहे हैं कि 2025 तक हम उसको जो है पूरी तरह से अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, पड़ोसी राज्य है, तो वहाँ पर तो बुलडोज़र चल रहा है, खूब धड़ल्ले से बुलडोज़र चल रहा है। क्या उत्तराखंड में भी बुलडोज़र चलेगा? क्योंकि हरिद्वार में कुछ दिन बुलडोज़र चला तो आपके कई नेता खुद ही नाराज़ हो गए कि साहब बुलडोज़र क्यों चल रहा है, अभी तो चुनाव आने वाला है, हमें नुकसान हो जाएगा।
नहीं, नाराज़गी जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जहाँ पर इस प्रकार का अवैध अतिक्रमण है, जहाँ पर भी कोई ऐसी बात है, उस पर कार्रवाई करने में कोई हिचक नहीं और हम उस पर लगातार आगे बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों की अपनी अपनी अलग अलग, जैसे यहाँ की अपनी भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, हमारे राज्य में विषम भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं, जहाँ हमारा पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, दूसरी तरफ मैदानी क्षेत्र है, हर जगह की अपनी आवश्यकताएं और अपनी ज़रूरतें हैं। उसके आधार पर उत्तराखंड राज्य के लिए जो ज़रूरी होगा उसमें तनिक भी जो है देर नहीं की जाएगी, उस पर निर्णय लिया जाएगा और निर्णय लेंगे। हम लगातार निर्णय ले रहे हैं। जी, आपको लगता है कि क्या उत्तराखंड में कोई अलग से भू कानून की कोई आवश्यकता है, जिसका जिक्र बार बार बीच बीच में होता रहता है, क्योंकि पड़ोसी राज्य हिमाचल में है? देखिए, लगातार यहाँ पर हमारे बुद्धिजीवियों के बीच में से, समाज में काम करने वाले लोगों के बीच में से, प्रतिनिधियों के बीच में से बहुत सारे जगह से ये विषय लगातार आया है और इसके लिए हमने कमेटी बना रखी है, इस पर अध्ययन कर रही है और कमेटी ने काफ़ी काम कर दिया है। जी, और उसमें कुछ इस प्रकार की चीज़ भी आई है कि हमारा डेमोग्राफिक जो चेंज हो रहा है उसमें हमारा भू कानून भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर है, तो हम उस सभी पर अध्ययन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि हमारा जो तराई का क्षेत्र है, चाहे उधम सिंह नगर हो, हरिद्वार हो, देहरादून हो, यहाँ पर जो हमारा उद्योग स्थापित हुए हैं, बिल्कुल जी, उन उद्योगों को भी इस कानून के कारण से प्रभावित न होना पड़े जी, और डेमोग्राफिक चेंज भी न हो। दोनों का समन्वय करते हुए, दोनों का कोऑर्डिनेशन करते हुए हम इस पर निर्णय करेंगे। यानी जल्द इस पर जो भी फैसला होगा जल्द हाँ, सामने सब जैसे मैंने कहा कि हम हमेशा से कोशिश करते हैं सबकी बात सुनकर, सब बातचीत करके उसमें से जो सबसे अच्छा होता है उस पर निर्णय करेंगे और इस पर भी हम उसी रास्ते पर जा रहे हैं। जी, केंद्र सरकार की अगर बात करें, केंद्र सरकार अभी जिस तरह से 8 साल की उपलब्धियां अपने गिनवा रही है, जो उत्तराखंड के जो बड़े प्रोजेक्ट थे, चाहे हम ऑल वेदर रोड की बात करें और बाकी प्रोजेक्ट्स की बात करें, कई अभी भी अधूरे हैं, तो कितना वक्त अभी और आपको लग रहा है कि उन नहीं, सभी प्रोजेक्टों पर तेज़ी से काम हो रहा है। जहाँ तक ऑल वेदर रोड की बात है, ऑल वेदर रोड को लेकर उच्चतम न्यायालय में लोगों ने अर्जी लगाई हुई थी, यहाँ पर अपने वो अपील करी हुई थी, उस पर हमारी सरकार ने ठोस पैरवी करी और ठोस पैरवी करने के बाद उच्चतम न्यायालय ने हमको उस पर निर्णय की निर्माण करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जल्दी ही जो है ऑल वेदर रोडों का काम पूरा होगा और तेज़ी से काम चलेगा और काफ़ी काम तो हो गया, आप देख रहे होंगे। देखिए, यहाँ से आप बद्रीनाथ जी तक जाएंगे तो आपको अच्छा रोड मिलेगा, पता ही नहीं लगता ऋषिकेश से बद्रीनाथ कब पहुँच गए। जी, इसी प्रकार से आप अगर हरिद्वार से देहरादून आएंगे तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि कितनी जल्दी पहुँच गए। अभी आने वाले समय में तो आपको दिल्ली से देहरादून केवल 2 घंटे का समय लगेगा। एलिवेटेड रोड का काम शुरू हो गया है। जी, तो ऐसे अनेकों योजनाएं, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग रेल लाइन का काम, 125 किलोमीटर रेल लाइन का काम तेज़ी से शुरू हो रहा है, जहाँ पर रेलवे स्टेशन बन रहे हैं, टनल बन रही है, बहुत तेज़ी से काम चल रहा है। एम्स का हमारा यहाँ पर संचालन हो गया है। ऋषिकेश में हजारों लोगों को रोज़ ओपीडी देने का काम एम्स के माध्यम से हो रहा है। इसी प्रकार से उधम सिंह नगर जनपद में दूसरा एम्स का हमारा सेंटर खुल रहा है, उसका भी शिलान्यास हो गया है। तो केंद्र सरकार की जितनी है प्रधानमंत्री आवास योजना है, उस पर हम तेज़ी से काम कर रहे हैं। अभी हजारों मकान लोगों को समर्पित कर रहे हैं, कुछ का शिलान्यास कर रहे हैं, कुछ का लोकार्पण कर रहे हैं। सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। भारत सरकार की जो योजना है, कृषक सम्मान निधि योजना में लगातार लोगों को सम्मान राशि पहुंच रही है। तो ऐसे अनेकों योजनाएं जो प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद प्रारंभ हुई हैं, उनको तेज़ी से हम धरातल पर उतार रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, आप अपने आप को, मतलब आपकी प्राथमिकता क्या है? कोई एक क्षेत्र जो आपको लगता है कि जिससे, जैसे अमूमन हम जब आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं किसी को कि बिजली वाला मुख्यमंत्री है इस प्रदेश का, ये पानी वाला मुख्यमंत्री है, सड़क वाला मुख्यमंत्री है, तो पुष्कर सिंह धामी का ऐसे कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिस पर आपको लगता है मन से बहुत काम करेंगे आप, या करने की ज़रूरत है, और जिससे आपकी पहचान आप चाहते हो कि अगर आपको लोग जाने तो इस वजह से जाने? देखिए, मैं किसी भी एक योजना की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सभी योजनाओं पर पूरे प्रदेश को एक साथ आगे ले जाना है। एक योजना के रूप में आप मुझे कह सकते हैं कि अभी तो मैं योजना बनाने वाला मुख्यमंत्री हूँ, उसकी मैं शुरुआत कर रहा हूँ जी, ठीक है। और उन योजनाओं को सबको धरातल पर उतारने का काम हम संकल्प के रूप में ले रहे हैं।
सभी योजनाएं हमारी धरातल पर उतरेंगी, योजनाएं बना रहे हैं और योजनाएं हम सभी को ध्यान में रखकर और योजनाओं को टाइम बाउंड कर रहे हैं। उसमें हम चाहते हैं सभी का समर्थन भी मिले, आप सब लोग मीडिया भाई बंधुओं का भी जो है उसमें हम लोगों को कहीं ना कहीं साथ मिले। नहीं, हमारी सबका साथ शुभकामनाएं मिलेगा, जी। तो हम लोग इसको धरातल पर उतारेंगे, अच्छा करेंगे। अभी इसके बाद अब बड़े चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव है, हालांकि अभी वक्त है उसमें, कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं धामी साहब, बताइए। अब तो नई सरकार चुन के, हालांकि अभी अपने ताज़ा चुनाव कांग्रेस हारी है, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? अभी तक 4 चुनावों में तो ये था कि सबको उम्मीद रहती थी कि ये कालखंड बीतेगा तो अगले कालखंड में सरकार बदल जाएगी। अब ये इतिहास बदल गया, एक मिथक था, मिथक टूट गया और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में जहाँ भी एक बार और 2 बार, एक बार के बाद दोबारा जहाँ पर सत्ता में नहीं आई, उसके बाद फिर सत्ता में कभी लौट कर नहीं आई। तो इसलिए उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने हमेशा मोदी जी को इतना भारी समर्थन दिया है और मोदी जी का ये प्रदेश है, उनका यहाँ से कितना लगाव है। आज बाबा केदार का प्रांगण देखिए किस प्रकार से भव्य रूप लेता जा रहा है, भव्य निर्माण आने वाले समय में अभी हम लोगों ने वन्य जीव प्रतिपालक बोर्ड में वहाँ पर ट्रॉली कार की भी परमिशन बोर्ड ने पास कर दी है। आने वाले समय में वहाँ पर ट्रॉली कार से लोग जाएंगे, केबल कार से जाएंगे जी, और 400 करोड़ की योजनाएं वहाँ पर धरातल पर उतर रही हैं। आगे और भी योजनाएं आने वाली हैं। बद्रीनाथ का मास्टर प्लान देखिए, ऐसे अनेकों काम मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। अभी मैंने 2 दिन पहले मैंने भेंट करी थी उनसे, तो उसमें भी मैंने जो हमारा कुमाऊं का एक 42 मंदिरों को मिलाकर मंदिर माला मिशन जी, मानस खंड मंदिर माला मिशन, वो भी प्रस्तावित किया है, उस पर भी जल्दी काम होगा। ऐसे अनेकों स्थान हैं जहाँ पर आज देश के अंदर मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के अंदर वो काम शुरू हुए हैं। तो इसलिए कहीं कोई चुनौती नहीं है। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस बार भी समर्थन दिया है, अगली बार भी उनका समर्थन और आशीर्वाद रहेगा और नया इतिहास बनेगा, देखते रहिए आप। जी बिल्कुल, इतिहास बनाया है। धामी साहब ये बताइए कि जब चुनाव में थे तो आपको लगता था कि ये इतिहास आप रच पाएंगे? सच में बताइएगा, मतलब बड़ा दिल पर हाथ रख के, क्योंकि उत्तराखंड, हिमाचल ऐसे प्रदेश है, सबको पता है, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। देखिए, आप अगर मेरे पुराने जो ऐसे साक्षात्कार होंगे जी, या जितने आप लोगों के ओपिनियन पोल और कौन सा पोल होता है जो पहले, एग्जिट पोल जी, वो जितने भी पोल आए उनको आप उठाकर देखेंगे तो मैंने हर किसी में ये कहा है। जब वो कहते थे कि 35 आ रहे हैं, आप लोग भी इतना ही बताते थे। हाँ, इतना ही बता रहे थे, बिल्कुल सही। तो मैं हमेशा कहता था कि इससे कहीं ज़्यादा आने वाले हैं जी। सभी एग्जिट पोल आ गए। जिस 7 तारीख को, जब 7 को या 8 को आए थे, 10 को रिजल्ट आना था, तब भी मैंने कहा कि आप देखिएगा कि यहाँ पर टू थर्ड मेजोरिटी आएगी और मुझे पूरा विश्वास था। और मैं पूरे उत्तराखंड के अंदर अधिकांश स्थानों पर मैं गया, चुनाव के दौरान भी मैं 45 विधानसभा क्षेत्रों में गया और मुझे हर जगह जो माताओं का, बहनों का, नौजवानों का, बड़े बुजुर्गों का जो एक हुजूम दिखाई देता था, उनकी आंखों से मुझे लगता था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। मेरे मन में कतई भी संदेह नहीं था जी कि सरकार बनने में कोई कहीं कमी रहेगी। आप बिल्कुल आश्वस्त हैं इसको? बिल्कुल आश्वस्त हैं जी। हम जब संगठन की बात की, संगठन और सरकार का तालमेल आपने कहा बिल्कुल सही है। चुनाव सामने 24 की चुनौती की बात हो रही है, और लेकिन जो अगर हम केंद्र के फ्रंट पर हम देखें, जैसे भी अग्निवीर को, इस योजना को लेकर, हालांकि इसका जवाब आपने दिया, एक पूरे देश भर में एक माहौल बनाया जा रहा है। दिल्ली में प्रदर्शन हो रहे हैं, उत्तराखंड में प्रदर्शन हो रहे हैं, और अभी कांग्रेस के नेता भी कह के गए कि उत्तराखंड में तो बड़े प्रदर्शन होंगे, आने वाले दिनों में बड़ी चुनौती देने की उनकी तैयारी है। देखिए, उत्तराखंड एक सैनिक बाहुल्य प्रदेश है और अभी अग्निवीर योजना को लेकर हमने सारे पूर्व सैनिकों से यहाँ संवाद किया था, 13 के 13 जिलों के सैनिकों के साथ, तमाम पूर्व सैनिकों के साथ। हाँ, तमाम पूर्व सैनिकों के साथ संवाद किया है। सभी ने कहा कि अग्निवीर योजना देश के हित में है और उत्तराखंड राज्य के बारे में तो हमने पहले ही कहा है
कि जो भी नौजवान उस योजना में शामिल होने के बाद आएंगे, अपना काम पूरा करके आएंगे, अपनी सेवा पूरी करके आएंगे, उनको हम यहाँ पर सभी सेक्टरों में प्राथमिकता देने वाले हैं। पुलिस विभाग हो, आपदा प्रबंधन विभाग हो, हमारा चाहे चार धाम यात्रा प्रबंधन हो, अनेकों जिन विभागों में भी हम उनको दे सकते हैं, क्योंकि वो तो सब प्रकार से दक्ष होंगे, अनुशासित होंगे, हैं, देशभक्ति की कदम, राष्ट्र वो शपथ उन्होंने वहाँ ले ली होगी, तो वो देश के हित में काम करेंगे। और उत्तराखंड के नौजवान, उत्तराखंड के जनमानस, उत्तराखंड का जो भी आम जन है, उसने हमेशा देशभक्ति को प्राथमिकता दी है जी। और मोदी जी अगर योजना लेकर आए हैं तो देश के हित में होगी। आज तक जितनी भी योजनाएं वो लाए हैं सभी देश हित में लाए हैं। और जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का है तो वो विपक्ष में है, उनको कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। कोई भी मुद्दा मिलता है तो केवल जो है विरोध के लिए विरोध करना उनका काम है। विरोध के लिए विरोध। नेता प्रतिपक्ष हमारे इस मंच पे आए थे तो उनका कहना था कि आप लोग क्या काम करेंगे कि पिछली बार विभागों का बजट लैप्स हो गया, वो पैसा खर्च नहीं कर पाए। हालांकि वो भी पिछली बार साथ ही थे, उन्हीं किसी विभागों में एक विभाग उनके पास भी था। इस पर क्या कहेंगे आप? अभी तो देखिए ऐसा है कि मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि वो हम आप किसी पर टिप्पणी नहीं करना चाह रहे, ऐसे कैसे चलेगा बताइए? अभी वो एक दिन कह रहे थे कि पिछले 5 सालों में 1,05,00,000 करोड़ का कर्जा चढ़ गया। पिछले 5 सालों में कह रहे थे जी। और 5 सालों में वो स्वयं ही मंत्रिमंडल में रहे जी जी। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि बात किधर को हो रही है और बात क्या हो रही है जी। इसका उत्तर देना जरूरी नहीं है। धामी जी, उत्तराखंड का जो चुनाव परिणाम आया, जो आया, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी इस बात को चर्चा हुई, उत्तराखंड में भी, कि जो केंद्र की योजनाएं थी, जो लाभार्थी केंद्र की योजनाओं के थे, ये वो लाभार्थियों का वो लाभार्थी वोट बैंक अलग ऐसा वोट बैंक बना जिसने बीजेपी को फायदा दिलाया, कि प्रदेश की योजनाओं से इतना वोटर आकर्षित नहीं हुआ। इसको लेकर क्या कहना है, क्योंकि इस तरह की भी एक विमर्श चल रहा है? नहीं, देखिए आज मोदी जी का व्यक्तित्व और उनका नेतृत्व दोनों इतना बड़ा है कि आज केवल हिंदुस्तान के ही नहीं बल्कि मोदी जी आज दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। तो उनकी जितनी योजनाएं हैं उसको धरातल पर उतारने का काम चाहे यहाँ की सरकार हो चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो, सभी सरकारों ने किया है। और लोगों ने मोदी जी के नेतृत्व को और उनके कामों पर, और प्रदेश सरकार ने भी जो योजनाओं को धरातल पर उतारा है और अपनी योजनाएं चलाई हैं। ये बात सही है कि मोदी जी की जो योजना है उस योजना के कारण से आज देश का जनमानस पूरी तरह से आज मोदी जी के साथ है। उसमें सबसे बड़ा काम तो अभी कोरोना महामारी के दौरान हर किसी को वैक्सीन लगाने का काम हो रहा है जी। और एक डोज मुफ्त में लगाई गई, दूसरी डोज मुफ्त में लगाई गई, तीसरी बूस्टर डोज भी मुफ्त में लगाई गई। इसके साथ साथ गरीब कल्याण अन्न योजना ने देश के 80 करोड़ लोगों के घरों में लोगों को भूखे नहीं रहने दिया है, किसी को जो है खाली पेट नहीं सोने दिया है। तो ये योजना मार्च महीने में 2020 में प्रारंभ हुई थी और अभी तक ये योजना चल रही है। सितंबर माह तक उसको विस्तारित किया गया है। तो निश्चित रूप से देखिए उनकी प्रधानमंत्री जी की और केंद्र सरकार की योजनाएं हैं और प्रदेश सरकार ने भी, हम लोगों ने भी जो यहाँ पर अपने स्तर पर जो भी योजनाएं हम लोग लाए हैं। कोरोना महामारी के दौरान यहाँ जो चार धाम यात्रा पर काम करने वाले लोग थे, यात्रा सीजन से जुड़े हुए लोग थे, चाहे वो होटल वाले हों, ढाबे वाले हों, टैक्सी संचालक हों, नौकायन करने वाले हों, गाइड वाला काम करने वाले हों, युवक मंगल दल, महिला मंगल दल, हमारे स्वयं सहायता समूह, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाले, सबको मिला के लगभग हमने 700 करोड़ रुपए का अलग से पैकेज दिया था। पुलिस विभाग, रेवेन्यू विभाग, ऐसी कोशिश करी है। सभी लोगों का हमने मानदेय भी बढ़ाया है, चाहे हमारे उपनल के कर्मचारी हों, चाहे हमारे आंगनबाड़ी की बहनें हों, आशाएं बहनें हों, भोजन माताएं हों, हमारे ग्राम प्रधानगण हैं, उत्तराखंड राज्य बनाने में जिनका योगदान रहा है, उत्तराखंड के जो आंदोलनकारी हैं उनकी पेंशन भी हमने बढ़ाई है दोनों तरह से। अभी अनेकों योजनाएं चलाई हैं। ठीक है, अभी मैंने आपसे कुछ राजनीतिक लोगों के बारे में सवाल किया तो आपने कहा कि मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं टिप्पणी नहीं। आप हमेशा यही बात कहते हैं, यानी आप टिप्पणी किसी पे नहीं करते, आप चुपचाप पार्टी ऑफिस में लाते हैं और पार्टी का पटका पहना देते हैं। जो आम आदमी पार्टी के आप मुख्यमंत्री कैंडिडेट को अपनी पार्टी में आपने शामिल करवा दिया, ये कौन सी तकनीक है बताइए?
नहीं देखिए, उन्होंने वहाँ पर मतलब आप धीरे धीरे मुस्कुरा के, मतलब नहीं। आप मुस्कुराते हुए कुछ किसी रणनीति पर काम करते हैं और पार्टी ऑफिस में आके कर्नल कोठियाल, जिनको मुख्यमंत्री पद का चेहरा वहाँ बनाया था, और उन्होंने देखा कि उनकी करनी में और कथनी में बहुत अंतर है। उन्होंने स्वयं कहा है। तो आम आदमी पार्टी ने लोगों को तमाम प्रकार से झूठ फरेब की राजनीति जो उन्होंने दिल्ली में की है, उत्तराखंड के लोगों ने उसको नकार दिया है जी। और मैं चुनाव से पहले उनके बारे में भी यही कहता था हमेशा कि वो एक पर्यटक की तरह आए हैं उत्तराखंड में, और यात्रा सीजन समाप्त हो जाएगा तो वापस चले जाएंगे। जी। तो उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहाँ से उनको पूरी तरह से वापस भेज दिया है, और ये उत्तराखंड के अंदर शुरुआत हुई है, अब पूरे देश के अंदर ये चलेगा। जी, पूरे देश के अंदर। बिल्कुल। अब हम इस चर्चा के आखिरी दौर में मुख्यमंत्री जी, लेकिन जो बोर्ड और निगम के जो अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, हालांकि बिल्कुल आपका प्रेरोगेटिव है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग हमें भी मिलते हैं कि साहब हम तो लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, पता नहीं कब घोषणा होगी। सभी, क्योंकि जो सबसे पहले पिछली बार त्रिवेंद्र जब बने तो उन्होंने बनाते बनाते देर कर दी, फिर जब हटाने की बारी है तो हटाने में 1 मिनट नहीं लगा, एक साथ। नहीं, सभी जो भी हमारे पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराना काम करने वाले हैं, सभी लोग संगठन में बैठकर इसको तय करते हैं और तय करेंगे आगे जो भी स्थिति बनेगी। सभी लोगों को सम्मान हो, पार्टी में सभी को काम मिले, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। नहीं धामी, ये दरअसल मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ कि अभी वक्त लगेगा या कुछ ज़्यादा वक्त लगेगा। देखिए, मैं आपसे ये तो पूछ नहीं सकता कि कब करने वाले हैं, कल करेंगे या परसों करेंगे। नहीं, सबका एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस के बाद सब चीज़ें तय होती हैं। तो मतलब लोगों को अभी प्रोसेस का इंतज़ार करना चाहिए। नहीं, प्रोसेस है, संगठन में हमारे यहाँ बातचीत होती है, फिर कुछ नामों पर विचार होता है, नामों पर विचार होने के बाद निर्णय होता है। तो एक प्रक्रिया है, प्रक्रिया पूरी होगी। उत्तराखंड के स्कूलों को लेकर खास तौर पे मैं बात करना चाहूँगा, स्कूल और कॉलेजेस को लेकर, क्योंकि आप जिस संगठन से आए हैं, विद्यार्थी परिषद से, आप भारतीय जनता पार्टी में आए, आपका राजनीतिक तौर पर अगर हम बात करें शुरुआत उस संगठन में हुई, तो उस नाते जो उत्तराखंड के युवा हैं वो आपसे एक अलग तरह की अपेक्षा रखते हैं। तो क्या कुछ उत्तराखंड के स्कूलों के लिए, उस एजुकेशन को लेकर आपने कुछ सोचा है, कुछ अलग से कोई योजना, या क्या विजन आपका मुख्यमंत्री जी? नहीं, स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो। मैं चाहता हूं कि हमने पिछली बार भी इसकी शुरुआत करने की कोशिश की थी, लेकिन समय कम था। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, सरकारी स्कूलों में उसी प्रकार की पढ़ाई हो जैसे कुछ प्राइवेट स्कूलों में होती है। जी। जो हमारे प्राइवेट स्कूल हैं, कम वेतन देते हैं हमारे शिक्षकों को, लेकिन वहाँ भीड़ लगी रहती है। बिल्कुल। तो मैंने एक प्रश्न किया था जी। मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने प्रश्न किया था एक मीटिंग में जी। और हम चाहते हैं कि हमारे जो सरकारी स्कूल हैं वो उसी प्रकार से हों, उसकी बहुत ज़्यादा संख्या ना हो। कई जगह पर स्कूल में एक टीचर हैं, 2 विद्यार्थी हैं। बिल्कुल। 2 विद्यार्थी हैं, 3 टीचर काम कर रहे हैं, और वो टीचर वहाँ से तबादला चाहते हैं और बहुत दूर दूर हैं। जी। तो उसके लिए भले हम ट्रांसपोर्टेशन की कोई व्यवस्था करें, एक मॉडल चल रहा है, उस मॉडल को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कि अच्छे हों। इसी प्रकार से महाविद्यालय अच्छे हों। पिछले दिनों हमने चूँकि महामारी के दौरान बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो लोग टेक्नोलॉजी का उपयोग नहीं कर पाए, क्योंकि उनको ऑनलाइन पढ़ाई करनी पड़ती थी। उसके लिए 10वीं और 12वीं के जो छात्र थे, उन बच्चों को हम लोगों ने, सरकार ने हमारी निर्णय लिया था कि हम सभी को टैबलेट मुफ्त में प्रदान करेंगे। डिग्री कॉलेज के छात्रों को भी, उनको हम लोगों ने उनको डीबीटी के माध्यम से ये पैसा भी भिजवाया था और सभी के खातों में पहुंचा है। तो इस प्रकार से छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए जो भी काम हो सकते हैं उसको हम प्राथमिकता से करेंगे, क्योंकि यही नौनिहाल आने वाले हमारे भविष्य हैं। इनकी नींव पढ़ाई लिखाई से मजबूत होगी, शिक्षा से मजबूत होगी, जो आने वाले समय में हमारे प्रदेश का और देश का सबका एक आधार बनेंगे। हाँ धामी जी, देखिए, अगर उत्तराखंड की बात करें, पड़ोसी राज्यों की बात करें, हिमाचल की बात करें, हरियाणा की बात करें, तीनों में आप ही की सरकार है, आप ही की पार्टी की सरकार है। और जो सरकारी कर्मचारी उनका तबादले, ये अपने आप में एक बड़ी जटिल समस्या है। मतलब कई बार तो जनप्रतिनिधियों को मैंने परेशान होते देखा है।
इन दोनों राज्यों में से हरियाणा में तो ट्रांसफर पॉलिसी पिछली बार में ही खट्टर सरकार लेके आई। क्या आपने कुछ सोचा कि इस तरह की कोई ट्रांसफर पॉलिसी पर कोई विचार आप करेंगे आने वाले दिनों में, या कर रहे हैं? क्योंकि संभवतः यहाँ भी उतनी बड़ी समस्या है। उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं, और जहाँ तक आपने कुछ राज्यों का नाम लिया है, उन राज्यों का भी हम अध्ययन कर रहे हैं जी, कि जहाँ पर ऐसी केवल ट्रांसफ़र ही नहीं, अन्य सेक्टरों में भी जहाँ पर अच्छी पॉलिसी है, हम उनको अपनाएंगे, उनको देखेंगे, उसी आधार पर हम अपने राज्य की भी योजना करेंगे। क्योंकि हर राज्य का अपना अलग अलग भूगोल है, अलग अलग वहाँ की समस्याएं हैं, वहाँ की अलग अलग ज़रूरतें हैं। जो हमारे राज्य के लिए सूटेबल होगा हम उसको यहाँ अपनाएंगे। जी धामी जी, अगर हम अपने राज्य की बात करें, गठन के बाद जिस स्थिति पर हमें होना चाहिए था, हम बहुत से क्षेत्रों में आ गए, हम उस स्थिति में नहीं हो पाए, उसकी बड़ी वजह आप क्या मानते हैं? जबकि हम अपने पड़ोसी राज्यों को देखते हैं, उन्होंने बड़ी तेजी से विकास किया। क्या राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी थी, क्या था? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारा राज्य भी आगे बढ़ा है और हमारे राज्य ने भी काफ़ी तरक्की की है। मैं उत्तर प्रदेश के बहुत सारे सीमावर्ती क्षेत्रों में जब जाता हूँ, उसमें और हमारे राज्य में अंतर साफ दिखाई देता है। इसलिए ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जितनी स्पीड और तेज होनी चाहिए थी, और तेज हो सकती है। लेकिन राजनीतिक अस्थिरता का आपको नहीं लगता कि विकास पर सीधा असर पड़ता है और ये खामियाजा भुगतना पड़ा है हमारे प्रदेश? सभी कारण होते हैं, उसमें से एक राजनीतिक कारण भी होता है। जी, ये उनमें से एक कारण आप मानते हैं, बड़ा कारण मानते हैं? नहीं, एक कारण है वो भी, और लेकिन आगे अच्छा होगा। ऐसी हम सबको ऐसी एक मन में अच्छा विचार रखना चाहिए कि अच्छा होगा। और मैं समझता हूँ कि आगे जो चीज़ें नहीं हो पाई हैं, उन सभी से अनुभव लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। जी, आपने कांग्रेस की बात कर ली, चुनौतियों की बात की, विकास के लिए आपने कहा कि बिल्कुल अभी योजनाओं पर काम चल रहा है। तो ये योजनाओं पर तो काम चल रहा है, लेकिन इसके लिए कोई टाइम लिमिट भी तय की जाएगी मुख्यमंत्री जी? नहीं, टाइम लिमिट हमने तय की है जी कि 9 नवंबर 2025 तक अधिकांश जो हमारी योजनाएं हैं, वो योजनाएं हमारी पूरी हो जाएं, अधिकांश योजनाएं धरातल पर उतरें। उसी के हिसाब से हम योजन करें, उसी के हिसाब से अभी से हम लोग प्लानिंग करें। तो उसी दिशा में हम काम कर रहे हैं, और हमारा लक्ष्य है कि 2025 में हम हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में से। जी बिल्कुल, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आखिर में क्या कहना चाहेंगे उत्तराखंड की जनता से? इस वक्त लाखों करोड़ों दर्शक आपको देख रहे हैं इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का हम बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, बहुत उनका मैं अपना नमन करना चाहता हूँ। उन्होंने जिस आशा से, आकांक्षा से, जिस विश्वास से उत्तराखंड के अंदर भारतीय जनता पार्टी को चुना है, उन्होंने हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन पर, उनके कार्यक्रमों पर अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। हम निश्चित रूप से धीरे धीरे ठोस तरीके से योजना के साथ आगे बढ़ेंगे, और 2025 तक हर क्षेत्र में हम एक श्रेष्ठ राज्य के रूप में होंगे। हर सेक्टर, हर विभाग अपनी कोई न कोई ऐसी योजना निकाल कर लाएगा जो योजना 2025 में पूरी होगी, जो योजना धरातल पर उतरेगी। और आने वाला जो दशक है हमारा, ये उत्तराखंड का दशक हो। इस दशक के लिए हमको सबको काम करना होगा, सबकी संभावनाओं के अनुरूप, सबकी भावनाओं के अनुरूप, सबकी अपेक्षाओं के अनुरूप। उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारी जिन्होंने अपनी शहादत दी, उनकी भावनाओं के अनुरूप इस राज्य का हम निर्माण करेंगे, इस राज्य को आगे बढ़ाएंगे। और जो भी आपने मत समर्थन दिया है, जो हमने संकल्प लिए हैं, उन सभी संकल्पों को एक एक करके धरातल पर उतारेंगे और श्रेष्ठ राज्य बनने की दिशा में आप सबके आशीर्वाद से आगे कदम बढ़ाएंगे। बिल्कुल, हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धामी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा के इस महाधिवेशन में आने के लिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।